अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आवाज़ कम कर लूँगा। वेट कर लेते हैं सारे, आज स्टार्ट करते हैं। आज वो डिस्कस भी करना है कि मिड टर्म की असाइनमेंट क्या करनी है आपने। जी सर बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप मैसेज छोड़ दें ताकि सारे आ जाए। कब है पेपर मेरा, कब है तला? सर नेक्स्ट संडे को है। नेक्स्ट संडे को है, तो मैं असाइनमेंट बेस्ड के ले लेता हूँ, वही 24 घंटे वाला। सर असाइनमेंट इंडिविजुअल्स होंगे या ग्रुप बेस? मैं सोच रहा हूँ कि ग्रुप बना लूँ। जी सर, जी बना असाइनमेंट लें ठीक सर। है जी। ग्रुप बना देंगे सर, असाइनमेंट ठीक है सर। चलो ग्रुप बना लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम संजय। संजय, कितने कोर्सेज हो गए आपके? सर बस ये लास्ट है एग्जाम। सर मैंने ना थीसिस का टॉपिक भी जो है वो ढूंढ लिया है, उसको सर डिस्कस करना है। मैं भी इंशाल्लाह ताला इसी जो भी मंडे आएगा ना इस वीक में, या तो मिड टर्म के फौरन बाद आ रही हूँ, तो फिर किसी दिन ना मीटिंग करते हैं, तो फिर बस से स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह तो ताला। प्रपोजल बनाया है कोई? नहीं प्रपोजल नहीं बनाया सर, टॉपिक तो सिलेक्ट हो जाए ना पहले। अच्छा। हाँ आपके साथ टॉपिक सर, एक तो वो ग्रेवयार्ड वाला था, लेकिन वो पता नहीं है अब होगा कि नहीं होगा। वो क्या उसके था, अलावा भी मैंने ग्रेवयार्ड में क्या था? सर वो माइक्रोबियल एनालिसिस नहीं करनी थी उसकी। हाँ, तो टेस्टिंग वगैरह का खर्चा अगर हाँ सकते हैं आप लोग उठा सकती हैं तो कर लें। हाँ सर वही वाला इशू आ रहा था कि अगर उसका फिर लैब भी तो पता हो ना कि यहाँ पर अच्छी अच्छी टेस्टिंग हो सकती है कि नहीं, हम्म। कौन सी लैब जो है वो सॉइल का एनालिसिस करके दे सकती है। हाँ, ये एक इशू आएगा सॉइल टेस्ट का। सोयल मेड सर, ये सोयल मेड है ना समामा के पास, ये करते हैं। तो ये मैं समझ, इनके वो कितना है, खर्चा कितना है? ये ऐसा तो नहीं है कि स्टूडेंट बेचारा बर्दाश्त भी ना कर सके ना? नहीं नहीं सर, ये बहुत कम है, ये बहुत लेस है, बहुत अच्छा है सर। ये सोयल मेड है बिल्कुल समामा के पास, कराची यूनिवर्सिटी से आगे। अच्छा। फिर इनका रिजल्ट ऑथेंटिक होता है? बिल्कुल एग्जैक्टली। जो भी कोई जियोलॉजिस्ट जो है ना इंटर्नशिप करता है वो सोयल मेड ही जाता है। अथेंटिक है पूरे पाकिस्तान में। तो ये गवर्नमेंट का अच्छा अदारा, प्राइवेट है? सर प्राइवेट है इदारा, लेकिन इदारा जो है ना बहुत अच्छा है सर। अच्छा। सर फिर इधर भी अप्रोच कर लेते हैं, लेकिन एक और टॉपिक मैं कल लेक्चर सुन रही थी, तो आपके लेक्चर में मुझे एक और टॉपिक जो है ना वो क्लिक हुआ था, तो वो भी डिस्कस करेंगे। अच्छा ठीक टॉपिक है। है वो। ठीक है। इंशाल्लाह ताला बस ये वाला वीक या सर नेक्स्ट वीक में फिर मैं आऊंगी ठीक है कराची, भाई, ये तो जल्दी फिर ही कर ले क्योंकि डिले होते होते ना फिर स्टूडेंट हाँ सर फिर वो टाइम में टाइम भी बार टाइम टाइम बार बहुत निकल लगता है। जाती है। जी 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 जी। सर काइंडली आपसे एक इन्फॉर्मेशन चाहिए थी सर। हाँ, ऐसे बोलो। सर अभी फर्स्ट सेमेस्टर जो हुआ है उसमें हमने 2 सब्जेक्ट लिए थे ना सर, एंड अभी ये सेकंड है, सो इसमें भी 2 लिए। सो हम्म। सर आगे अब अगर हम जो है ना 2 सब्जेक्ट और एक थीसिस का अगर लें, क्या सर आप करें ताकि दो नहीं, पहले ईयर में कवर हो सके?
कम से कम 6 सब्जेक्ट आपने क्लियर करने हैं। यू हैव टू क्लियर 6 सब्जेक्ट्स, देन यू आर एलिजिबल टू टेक 6 कोर्सेज। सो सर अगर अभी नेक्स्ट सेमेस्टर में हम 2 ले लेते हैं तो 6 हो जाएंगे। नहीं 6 देन क्लियर, आफ्टर नहीं 6 क्लियर होने चाहिए। सो सर मैं यही कह रहा हूँ, अगर अब 2 नेक्स्ट सेमेस्टर में ले ले, देन जब 6 क्लियर हो जाए फिर तो थीसिस निकालो। 4th सेमेस्टर में हम 2 सब्जेक्ट और 2 थीसिस वगैरह ले सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल ले सकते हैं। या सर ऐसे भी कर सकते हैं कि 8 सब्जेक्ट कवर हो जाए पूरे कंप्लीट, उसके बाद हम 1 साल दे थीसिस को। फिर वो उसमें ना टाइम देखो, थीसिस में टाइम बहुत लगता है। थीसिस जो है ना 1 साल की गेम नहीं है। अच्छा सर। वो टाइम अगर निकल सर जाए तो कितना टाइम लगता है? फिर इसमें डॉक्यूमेंटेशन में भी इसकी अच्छी खासी टाइमिंग लगती है। आप प्रपोजल बनाते हैं, प्रपोजल बनाने के बाद उसकी जीसी फॉर्मेशन होती है। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा शहरियार, आप भी सुन लें कि थीसिस का जो है वो स्टूडेंट्स को मैं बता दूं कि थीसिस जो है वो इसमें टाइम लगता है हमारे यहाँ ना। स्टूडेंट्स अक्सर बेचारे लेट स्टार्ट करते हैं, तो फिर उनकी टाइम बार जो होती है ना वो कंप्लीट हो जाती है। जैसे 4 साल है ना, उसमें आपको एक्सटेंशन भी नहीं मिलेगा। फिर उसमें क्या होता है कि स्टूडेंट बेचारा फंस जाता है। तो मेरे हिसाब से जब आप 6 कोर्सेज अनऑफिशियली है कि अनऑफिशियली तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आपकी 6 सब्जेक्ट्स के बाद ही होगी। सर मिनिमम कितना ड्यूरेशन चाहिए होता है, मैक्सिमम और मिनिमम डिग्री कंप्लीशन के लिए? क्या सर मिनिमम 2 तो साल से 2 पहले साल, मतलब हो सकता है, नहीं नहीं, एग्जैक्टली 2 साल में ही होता है? 2 साल लगते हैं। सर ऐसा नहीं हो सकता कि 1.5 साल में मतलब कोई कर ले क्लियर? 1.5 साल में कैसे करेंगे? 10 सब्जेक्ट्स आपने करने हैं लाजमी। सर एक मदिहा देखी आपने? हाँ हाँ, उसका तो थीसिस अभी तक शायद कंप्लीट नहीं हुआ, तो फिर उसका नहीं तो हो गया, साल हमसे भी सीनियर थी वो। हो हो गया, गई हो है? गया, सब हो गया उसका। सर हमारा जब लास्ट टाइम था तो उसका थीसिस चल रहा था, पता नहीं वो आ रही थी बोल रही थी कि गलतियां निकाल रहे हैं सर, और पता नहीं क्या, शायद सर मेमन के पास थी वो। बेचारी बहुत गलतियां निकली हैं, और मैं भी उसका कोर्स सुपरवाइजर था मदिया का। हाँ सर, फिर अब तो इसका क्लियर हो गया डिग्री के हाँ, टाइम खत्म होने से पहले? हो गया उसका, तकरीबन हो गया। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम गनी सुभान, कैसा है, क्या क्या हाल है? सर ये अगर टाइम खत्म होने से पहले ना कर सके तो क्या होगा? क्या हो गया तो मतलब क्या होगा, तो डिग्री आपकी टाइम बाद खत्म हो जाएगा ना। नहीं, उसके बाद यानी फिर हम 2 पेपर दे के डिग्री ले सकते हैं या फिर हाँ थीसिस ही बिल्कुल ले करना सकते पड़ेगा, हैं, ये पूछ रहा हूँ। बिल्कुल ले सकते हैं। आप 2 पेपर दे के आप वो कर सकते हैं, डिग्री ले सकते हैं जिसका अच्छा टाइम सर स्लॉट। उसामा, जी 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 गानी। सर उसामा एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मतलब आप, हम्म। मैंने पूछना था ये रेगुलर क्लासेस कब शुरू हो जाएगी? यहाँ पे कभी नेट होता है तो कभी नहीं होता, ये क्या मुसीबत है सर? अब इस मुसीबत का क्या करें? एचईसी नहीं को रेगुलर क्लासेस तो मेरे ख्याल में नहीं खुल जाएगी, मेरे ख्याल में स्कूल कॉलेज तो खुल गए, स्कूल कॉलेज खुले, 5-6 यूनिवर्सिटी तारीख अभी, से खुल गए, यूनिवर्सिटी अभी तो नहीं खुली। तो उनका क्या किया जाए? क्या किया जाए? एचईसी को लेटर लिखा जाए कि यूनिवर्सिटी खोले। नहीं आपसे मतलब यही मैं पूछना चाह रहा हूँ सर, क्योंकि ऑनलाइन क्लासों का ये होता है कि कुछ चीजें आ जाती है हम्म। तो ज्यादा चीजें मिस हो जाती है, इनकी वजह से बंदा क्या पढ़ेगा सर, क्या लिखेगा, क्या समझेगा? हाँ तो क्या कर सकते हैं इसमें? मुसीबत है। एचईसी अभी अलाउ नहीं कर रही, तुम क्या कर सकते हैं बताओ इसमें? नहीं तुम वो तो नेट का सही है, खर्चा बट कर लो ना, आपको नेट का इलम हो खर्चा नहीं कर सकते तुम? सर, नहीं है ना, अगर खर्चा होता तो मैं वाशिंगटन डीसी चला जाता, आज हाँ भी लोग डीसी, जा रहे हैं, मैंने वॉशिंगटन एमएस वहां डीसी। से कर लेता। हाँ तो वहाँ हाँ जाते ना मैं वहीं पे तुम्हारा, कर लेता। तुम तो वहां से होके आए हो, क्या नाम है, प्रोवाइडर, तुम तो डेनमार्क से होके आए हो, तुम तो जा सकते हो। हाँ तो पैसे तो हमदर्द यूनिवर्सिटी का आ चुकी है ना सर, यही तो मैं कह रहा हूँ, अगर होता तुम तो तो मैं डीसी में होता, तुम बिल तो गेट्स के साथ ही। डेनमार्क से होके आए हो, तुम्हारे पास तो है पैसा। वो तो आया हूँ, अभी पछता रहा हूँ कि अल्लाह करे ये सिस्टम खुल जाए, दोबारा निकल जाऊं, इतना आमीन। मुसीबत में हूँ। अच्छा सर क्या ये बताओ कि स्कूल कॉलेज खुल गए तो क्या चांसेस है यूनिवर्सिटी खोलने की, रेगुलर क्लासेस की? यार भी 1 फरवरी के बाद एचईसी का कोई नोटिफिकेशन आएगा,
अल्लाह फिर देखते करे हैं। आ जाए सर, ये मुसीबत है, मुझे तो बाखुदा समझ नहीं आ रही सर, ये लोचा वोचा, ये किसी टाइम का किसी को होना किसी को भी सुबह। समझ नहीं आ रही, किसी को भी समझ नहीं आ रही, जितने बेचारे बैठे हैं ना। अच्छा अच्छा सर, चले क्लास स्टार्ट करें सर। क्लास स्टार्ट करें। कुछ सर इस तरह हो सकता है सर उसामा के थीसिस वर्क की जगह कोर्स वर्क लिया जाए, तो उसमें सर क्या मतलब प्रोज एंड कॉन्स इसके क्या हैं सर? काइंडली सर इस पे थोड़ा। बस रिसर्च का फायदा होता है, रिसर्च से आप जब थीसिस करते हैं तो एक आइडिया हो जाता है, आगे आपको स्टडी करने में आसानी होती है। अगर कोई पब्लिकेशन हो जाती है तो बाहर के चांसेस बढ़ जाते हैं पीएचडी करने के, ये फायदा होता है। देखिए अच्छा सर, एमएल कुछ दोस्त हैं जो कराची यूनिवर्सिटी से कर रहे थे रिसर्च वगैरह, उसको काफी टाइम लगा है, वो तो स्ट्रांगली मतलब इसको कह रहे हैं कि यार कंडेम कभी करते भी रिसर्च वर्क नहीं लेना, थीसिस कोर्स वर्क लेना है और फंस जाएंगे, इस तरह होगा उस तरह होगा, बड़ा डरा रहे हैं। देखिए अयूब, अगर काम आप कर सकते हैं तो आप थीसिस लें लाजमी, अगर नहीं कर सकते तो ना लें, क्योंकि इसमें रिसर्च करनी होती है और नया काम करके दिखाना होता है, और टाइम इसके अंदर निकालना है हर हाल में। टाइम के बगैर आप थीसिस नहीं कर सकते। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो पीएचडी में ना नीम पागल हो गए। मैं लिटरली जानता हूँ उनको। केमिस्ट्री के एक दो लोग हमारे पास आते थे, वो 11 साल हो गए उन बेचारों को, उनका थीसिस नहीं हुआ, तो वो 11 साल जिंदगी का एक बहुत बड़ा अरसा होता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम तनवीर। तो उनको बेचारों को पागलों की तरह मैंने फिरते हुए देखा है कि वो, उनकी हरकतें बिल्कुल, एक तो पागल हो गया था लिटरली, मैं बता रहा हूँ उसमें सर नाम ना ले, नाम ना ले। सर आप डरा रहे हैं, बता रहे हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ इसमें कि असल में सर नाम ना ले तो बेहतर नहीं होगा। सर, अच्छी बात है, मतलब क्लियरली आप बता रहे हैं एक चीज। नहीं, तो ये तो नहीं एमएस सर, का मैं समझ गया, मुझे पीएचडी नहीं करना। नहीं नहीं, पीएचडी करें, क्यों नहीं करें, पीएचडी करें। देखिए मैं जिस दिन मैंने पीएचडी स्टार्ट की, मैं अपना बताऊं, मैं प्रोजेक्ट पे मैंने काम किया था। तो मुझे एक फ़ायदा ये हुआ था कि हायर एजुकेशन कमिश्नर और यूएसए का एक प्रोजेक्ट था, तो उस पे मुझे मेरी हायरिंग हो गई थी। तो जो प्रोजेक्ट चल रहा था वो पेड था, और दूसरा ये था कि उसमें जितना मेरा खर्चा था वो IHEC ने उठाया था। 2007 2009 की बात बता रहा हूँ मैं। तो उस वक्त ये हो गया था कि मैं मुझे नौकरी नहीं करनी पड़ी थी कोई, क्योंकि जब आप नौकरी करते हैं तो नौकरी के टाइम में आपको रिसर्च का टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। या तो आप पूरा बिल्कुल टाइम निकालें उसके लिए, रिसर्च के लिए। रिसर्च के लिए। मतलब सर 3 महीने बंदा जॉब ना करे, रिसर्च को फुल नहीं नहीं, टाइम दे, तो हो सकता है? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, आप मेहनत करें, जॉब के साथ भी हो सकता है। सर तो रिसर्च का अल्टरनेट दूसरा कोई आप क्या कह रहे हैं, क्या मशवरा दे रहे हैं कि रिसर्च ना करे तो उसका अल्टरनेट क्या हो रिसर्च नहीं सकता है? करें तो कोर्स वर्क करके पास पास हो जाए। अच्छा ठीक है, जिसने आगे रिसर्च करनी, थैंक पीएचडी करना है, तो वो थीसिस ले लाजमी, उसको रिसर्च का आइडिया होगा। क्या सर, समझा नहीं। मैंने कहा जिसने आगे पीएचडी करनी है वो थीसिस ले अपने एमएस के अंदर, ताकि हाँ रिसर्च का आइडिया हो जबरदस्त। रिसर्च का आइडिया हो। ठीक है, हम स्टार्ट करें क्लास, या कोई और पूछना है कुछ किसी ठीक ने? सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर फॉर सवालात तो फीडबैक। बहुत है, बस स्टार्ट करें बेहतर है। सवाल बहुत है। यहाँ तक हम पहुंचे थे। ये फुल स्क्रीन कैसे होगी ये? ये साइड बार का अंदाजा हुआ कैसे हटेगी ये वाली बार? स्केजुअल्स हमने देख लिए थे, और यहाँ आ गए थे हम। स्केजुअल 3 में कॉस्ट थी 20। अच्छा, ये है स्केजुअल 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट। स्केजुअल 4 पंजाब में या पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर 2000 के अंदर ये स्केजुअल 4 के नाम से है, जिसको हम एप्लीकेशन फॉर्म भी कहते हैं। और सिंध में जो है ये स्केजुअल 5 के नाम से है। कोई भी हम IEE फाइल करते हैं तो उसके अंदर स्केजुअल 4 लगाना लाजमी है। इसके बगैर जो है हमारा जो वो है, क्या नाम है,
हमारी एप्लीकेशन जो है वो इनकम्प्लीट होती है। अब इसके अंदर इंफॉर्मेशन क्या क्या डलेंगी, यहाँ पे नेम एंड एड्रेस ऑफ द प्रोपरेंट, यानी नाम क्या है और उस प्रोपरेंट का एड्रेस क्या है। ठीक है, इसमें क्या आएगा शहरियार, इसमें सर एप्लीकेशन फॉर्म में ये तो भरते होंगे ना आप लोग लाजमी। सर नेम एंड एड्रेस प्रोपोनेंट का अच्छा आएगा। अच्छा, मुझे कहा गया है कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है कोर्ट के अंदर सबमिट होता है, ये सही बात है? ऐसा ही है। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि कोर्ट, क्या होता है सर? ये कोर्ट में जमा होता है। नहीं, इससे क्या होता है? कोर्ट में जमा होता है? कोर्ट पे उसको उसको अपने पास रखती है एज अ रिकॉर्ड। अच्छा सर। ठीक है, अब एप्लीकेशन फॉर्म में सबसे पहले अगर आपने भरना है इसको, सर ये किसी भी कोर्ट में जमा हो सकता है या वो एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल जो पढ़े थे उसमें जमा होगा? वो ट्रिब्यूनल में ही होता है। अच्छा सही। अच्छा, नेम एंड एड्रेस क्रिमिनल ऑफ में जमा ना हो जाए। अच्छा सर। नेम एंड एड्रेस ऑफ द प्रोपरेंट, सबसे पहले नाम प्रोपरेंट का क्या है और उसका एड्रेस। जो भी प्रोपरेंट होगा, जिसकी जो मालिक है कंपनी का जो लगाने जा रहा है, उसका नाम आएगा और उसका एड्रेस आ जाएगा कंप्लीट। ठीक है, फिर उसके बाद उसके फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर, टेलीफोन नंबर, फिर आएगा डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट। डिस्क्रिप्शन क्या है उस प्रोजेक्ट की, मतलब कोई हाई राइज बिल्डिंग बन रही है या कोई प्लास्टिक का यूनिट बन रहा है या कोई जो है वो क्या कहते हैं एयरपोर्ट बन रहा है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट में ही डाल देंगे कि अब प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन क्या है, प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन क्या है, वो क्या क्या लगने जा रहा है, उसका पर्पस क्या है उसका। फिर लोकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, जहाँ पे वो प्रोजेक्ट लगेगा, कराची में है, किसी साइट एरिया में है, कोरंगी में, उसकी लोकेशन है, उसका प्लॉट नंबर आ जाएगा। और फिर उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी हम जो प्रोजेक्ट लगा रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा। अगर वो हाई राइज बिल्डिंग है तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, कि भाई उसका काम ये है कि एक अच्छी रेजिडेंसी प्रोवाइड करना। इसी तरह अगर वो कोई एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट है या कोई हाउसिंग स्कीम है तो उसका यहाँ पे हमने ऑब्जेक्टिव बताना है कि ये जो प्रोजेक्ट लग रहा है इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा। फिर हमने IEE या EI अटैच की है इसके साथ, अगर अटैच किए तो उसको यस कर देंगे। हैव ऑल्टरनेटिव साइट्स बीन कंसीडर्ड एंड रिपोर्टेड इन IEE EI, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्या मतलब होगा, कौन बताएगा? ऑल्टरनेटिव्स कंसीडर्ड इन डिटेल, देखिए जब हम कोई भी IEE EIA करते हैं तो साइट्स के ऑल्टरनेटिव कंसीडर करते हैं, यानी एक ही साइट को सामने रख के हम प्रोजेक्ट को नहीं लगाते। इसकी एग्जांपल शहरियार आपकी नज़र जी में सर। कोई ऑल्टरनेटिव्स की? हेलो। हाँ जी, ऑल्टरनेटिव्स की कोई एग्जांपल? और कौन कौन है हमारे साथ? ऑल्टरनेटिव्स है की तो कोई? सब, बट सर समझ नहीं आई। मैं कह रहा हूँ सर कि ये टाइप का होता है कि अगर एक जगह पे फॉर एग्जांपल हमें जो है ना वहाँ पर मना भी होता है IEE के बाद या EIA के बाद, तो हमारे पास अल्टरनेटिव प्लेस मौजूद होता है अपना काम रन करने के लिए। कोई और? अमजद, अमजद है आज? तलहा, हेलो तलहा इसका क्या मतलब है? सर, मैं बताऊं? बिल्कुल बिल्कुल बताएं। सर ऑल्टरनेटिव का मतलब कोई ऐसी साइट्स जहां पर लाइक फॉर एग्जांपल जिसको हम जस्ट लाइक कोई एनवायरमेंटल सेंसिटिव एरियाज के साइड पे हो और या कोई ऐसी बिल्डिंग हो जो सोशल इम्पैक्ट ज़्यादा क्रिएट कर रहे हो। बिल्डिंग के तो खैर नहीं हो सकती, या कोई ऐसी इंडस्ट्री हो जिसकी इम्पैक्ट लेवल ज़्यादा हो रहे हो और उस कम्युनिटी के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट्स आ रहे हो, तो उसका हमेशा ऑल्टरनेटिव बनाया जाता है कि अगर यहाँ सूटेबल नहीं हो तो किसी हम और दूसरी जगह जगह पे हम लगाएंगे। उसको लगाएंगे। ठीक है, गुड। और अगर वो, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक ऑल्टरनेटिव, हमें 2-3 ऑल्टरनेटिव जगह देखनी होंगी कि अगर इंडस्ट्री सर लगानी अभी है। एक प्रोजेक्ट मेरे पास आया था, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ। वो टीयर फंड वालों का प्रोजेक्ट था, इंटरनेशनल USA का। और वो कराची के अंदर डिफरेंट साइट्स पर वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी बनाने जा रहे थे ना, हम्म। लाइक गुलशन पे
लाइक सदर के एरियाज पे, लाइक डिस्ट्रिक्ट मलीर पे। तो गुलशन पे जब मेरी उनसे डिस्कशन हुई तो वो बिल्कुल मेन सिटी के अंदर, मेन टाउन के अंदर बनाने जा रहे थे। तो मैंने उनको रोका कि अगर आप यहाँ पे बनाते हैं तो इसकी जो इम्पैक्ट्स होंगे वो अराउंड दी कम्युनिटीज होंगे ना। अप्रूवल भी नहीं तो होगी। तो इससे तो आप एक तरफ से अपनी वेस्ट को रिड्यूस तो कर रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ उसके एयर इम्पैक्ट्स पे बहुत ज़्यादा बातें आ जाएंगी। तो ये तो फिजिबल नहीं है, आप दूसरी साइट्स को सेलेक्ट करें। तो फिर उन्होंने कहा कि चलें ठीक है, हम जो है वो दोबारा से इसको स्टडी करते हैं और फिर हम आपको बताएंगे कि हम कौन से साइट्स को वो करेंगे। तो इस तरह से सर इम्पैक्ट्स आ रहे होते हैं, तो हमें अल्टरनेटिव हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि प्रोपोनेंट लगाने वाले को एनवायरनमेंट की नॉलेज या अवेयरनेस इतनी नहीं होती है उस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर, जो कि स्टडी के बाद ही पता चलती है। तो फिर हम उसको सजेस्ट करते हैं कि आप यहाँ नहीं यहाँ करें। तो 2-3 अल्टरनेटिव आपके पास लाजमी होना चाहिए बाज जब भी दफा आप प्रोजेक्ट डेवलप बाज दफा करना ऐसा भी होता है, बाज दफा ऐसा भी होता है कि एक प्रोपोनेंट जो होता है, जो कंपनी का मालिक होता है, वो जगह पहले खरीद लेता है। फिर उसमें ये होता है कि जगह खरीदने के बाद कहता है कि भाई मेरे पास तो ये जगह है, आप इसी पे अप्रूवल करा के दें। तो उस सूरत में फिर ये होता है कि हमें उसके भी ऑल्टरनेटिव्स देने होते हैं कि आपने अगर ये जगह ले भी ली है तब भी आपकी अप्रूवल या आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। हमें एक प्रोजेक्ट मिला था वो छोटा सा प्रोजेक्ट आई डबल ई का था, और इम्पोर्ट, प्लास्टिक इम्पोर्ट का था। तो ये जब हम गार्डन पे जाते हैं तो गार्डन से आगे एक रेजिडेंशियल एरिया आता है। तो वहाँ पे उसने ना 5-6 दुकानों के अंदर ना वो पूरी जो है वो प्लास्टिक का दाना और उससे जो है वो बॉटल्स बना रहा था, लोटे बना रहा था। तो उस पे जो है वो उसको अप्रूवल नहीं हुई, उसके जो है वो जगह बंद हो गई थी। तो इसका मतलब ये है कि आप जो है, जब भी हम कोई प्रोजेक्ट लगाने जा रहे होते हैं तो उसके अंदर हम साइट्स की कंसिडरेशन करते हैं कि वो जो साइट जो है वो किसी ऐसी जगह पे तो नहीं है कि उसका इम्पैक्ट किसी रेजिडेंट आसपास किसी रेजिडेंसी पे आ रहा हो, या इसी तरह कोई आसपास जो है कोई नेशनल पार्क है, क्योंकि सेंसिटिव एरिया है। तो ये इसके अंदर हम ऑल्टरनेटिव्स को कंसिडर करते हैं। इसी वजह से एक अच्छा प्रोजेक्ट आई या ई वो होता है जिसके अंदर कोई भी कंस्ट्रक्शन ना हुई हो, क्योंकि अगर आपने कंस्ट्रक्शन कर दी तो उसके बाद हम ऑल्टरनेटिव्स नहीं ले सकते। एक जगह पे हमने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी, अब वैसी जो है हम वायलेशन कर चुके हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन से पहले स्टार्ट करने का मकसद ये होता है कि ऑल्टरनेटिव्स को कंसिडर किया जाए। ठीक है, तो अगर आपने कंसिडर किए तो उसमें बता दें कि हाँ भाई हमने 3-4 साइट्स देखी थी और उसके बाद जो है हमें ये साइट सूटेबल लगी और हमने इस पे अपना काम शुरू कर दिया या शुरू करना है। एग्जिस्टिंग लैंड यूज, जिस जगह पे हम अपना प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं, ठीक है, उसका लैंड यूज एग्जिस्टिंग क्या है, पहले इस पे क्या एक्टिविटी हो रही थी। अभी मेरे पास एक क्यूरी आई थी, वो एक टायर का केस था। तो उन साहब ने कहा कि मेरे पास तो ये जगह है 1 एकड़ की और मैं इस पे जो है टायर जला के जो है टायर TDF टायर डिराइव्ड फ्यूल बनाऊंगा। तो उसके एग्जिस्टिंग लैंड यूज हमें पता चला कि वो वहाँ पे जो है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हो रही है। तो ऐसी ज़मीन पे भी हमें बताना होता है कि भाई एग्जिस्टिंग लैंड यूज क्या है उस जगह पे। वहाँ पे कोई मकान तो नहीं है, वहाँ कोई एग्रीकल्चर लैंड तो नहीं है, वो लैंड किस मद में आती है। ठीक है, वो इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर है या बाज़ दफ़ा क्या होता है, लोग एग्जिस्टिंग लैंड यूज ये था कि वो उस जगह पे जो था गोडाउन था, बाद में उन्होंने उसको प्रोसेस यूनिट बना दिया। तो हमें ये बताना होगा एग्जिस्टिंग लैंड यूज वहाँ पे क्या है, लैंड रिक्वायरमेंट कितनी है, यानी जिस पे हम प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, कि एकड़ पे है या वो स्क्वायर यार्ड पे है, उसकी हम रिक्वायरमेंट बता देंगे। बाज़ जगह ट्रीटमेंट प्लांट लगने होते हैं तो हम बता देते हैं कि इसकी भी लैंड रिक्वायरमेंट इतनी आएगी। इस बेसिक डेटा अवेलेबल और इट हैज़ बीन मेजर्ड, मतलब अवेलेबल और मेजर्ड, इसका इसका फर्क क्या होगा, ये कौन बताएगा? सर अवेलेबल का मतलब ये है कि कोई पास स्टडीज हो वहाँ पर, जी उससे डाटा लेंगे, और मेजर जो आप करेंगे ऑन साइट एट द टाइम ऑफ IEE स्टडी कंडक्शन, तो उन दोनों की कंपैरिजन की जाएगी कि बिफोर 2 इयर्स या 3 इयर्स अगो या 5 इयर्स अगो ये रिजल्ट्स हैं, और आपने जो असेसमेंट की है एयर क्वालिटी की, वाटर क्वालिटी की, उसमें ये है। और प्रपोज आप उसके बाद करेंगे कि आप ये मतलब प्रपोज ये होगा कि इतनी लिमिट्स जा सकती है, तो फिर उससे इवैल्यूएशन करना आसान हो जाता है। हाँ, इसमें ये होता है कि ये अवेलेबल डाटा वो है जो ऑलरेडी अवेलेबल है। फर्ज किया आपने मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट से ये सारा डाटा ले लिया, ठीक है, रेनफॉल का ले लिया, एम्बिएंट एयर का ले लिया,
वाटर का ले लिया, ग्राउंड वाटर क्वालिटी ले लिया, इसी तरह और भी जितना भी डाटा होता है नॉइस का ले लेते हैं बाज़ दफ़ा हम। तो पहले फर्ज किया स्पार्को से हमने रब्ता किया, उनसे हमने ये डाटा सारा ले लिया, फिर हमने मेजर भी किया उसको। तो अवेलेबल डाटा और मेजर डाटा फिर हमने उसका कंपैरिजन किया, तो बेसिक डाटा अवेलेबल है या नहीं, तो उस अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर हमने उस बात जगह पे मेजर करना पड़ता है खुद ही से। तो ये यहाँ पे इस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। हैव एस्टिमेट्स ऑफ द फॉलोइंग बीन रिपोर्टेड, यानी हमने ये भी कैलकुलेट किया है या नहीं किया, एस्टिमेटेड और रिपोर्टेड। वाटर बैलेंस ये भी उसी तरीके से जैसे हमने अवेलेबल मेजर्ड किया है, तो ये वाटर की बात हो रही है, यानी जिस जगह पे प्रोजेक्ट लग रहा है वहाँ का वाटर बैलेंस क्या है, ठीक है, वहाँ का आप जो है सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल प्लान क्या बनाएंगे, उसका लिक्विड वेस्ट ट्रीटमेंट क्या लगाएंगे। उस प्रोजेक्ट को एक फार्मास्यूटिकल कंपनी लगने जा रही है एक जगह पे, तो अल्टीमेटली वो पानी का इस्तेमाल भी करेगी, तो वहाँ पे वाटर बैलेंस क्या है। और जैसे शहरियार आप लोगों ने एक प्रोजेक्ट लगाने जा रहे थे लॉन्ग सर्विस मार्च का, याद है जी सर। जिसका मैं एक्सपर्ट कमेटी में था, तो वहाँ पे वही डीजी साहब ने पूछा था कि वाटर बैलेंस कितना है वहाँ का, अगर आप क्योंकि टायर की शायद वॉशिंग में या उसकी किसी जगह पे वाटर का इस्तेमाल हो रहा था। एक मिनट में ज़रा एंटर ऐसे कर ही लूँ। है। तो इसमें इसमें यही है कि आपके पास वाटर बैलेंस कितना है, आप एक प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं तो पानी की अवेलेबिलिटी है या नहीं। और अगर आपने एक जगह पे थर के इलाके में था वो, नहीं नहीं, नूरियाबाद सर। नूरियाबाद पे था, फर्ज की एक मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको कि थर के इलाके में आपने एक प्रोजेक्ट लगा दिया, तो अब वहाँ का वाटर बैलेंस वैसे ही बेचारे वहाँ पानी से शॉर्टेज होती है लोगों के लिए, तो वाटर बैलेंस कैसा है, आपने उसका एस्टिमेट क्या लगा था पहले, और आप उसको कितना रिपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल प्लान है कोई वहाँ पे आपकी कंपनी से, जो सॉलिड वेस्ट निकलेगा आसपास कोई लैंडफिल साइट है या उसका डिस्पोज ऑफ करना, उसका क्या प्रोसीजर होगा। फिर लिक्विड वेस्ट ट्रीटमेंट कंपनी से जो है लिक्विड वेस्ट निकलेगा, तो वो कितना एस्टिमेटेड है, ठीक है, और उसको आप कैसे ट्रीट करेंगे, ट्रीटमेंट प्लांट की ज़रूरत है या सेप्टिक टैंक से मसला हल हो जाएगा, ये सारा बताना होगा। सोर्स ऑफ पावर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोर्स ऑफ पावर क्यों कंसिडर करेंगे जीशान? एनर्जी कंजम्पशन को देखने के लिए कि आप कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। वो तो सर पावर वहाँ जी पर सप्लाई बॉडी कौन सी है सर, और वहाँ पे पावर सप्लाई अवेलेबल भी है या नहीं है, नहीं, तो अपनी क्यों क्यों अरेंजमेंट क्यों करेंगे। चाहिए हमें, हम अगर अब ना लिखें इसे तो क्या मसला हल नहीं हो जाएगा। सर क्योंकि सर अगर डिफरेंट के अपनी सोर्स कर रहे हैं तो थे। उसकी इमिशंस भी होगी, फिर उस पे भी कुछ रेमेडी लिया होगा। जबरदस्त, सही सही सही। इसमें ये होता है, एक मैं जरा ऐड कर लूँ, ये ऐड कैसे होंगे स्टूडेंट्स? अच्छा जी, सोर्स ऑफ पावर एंड पावर रिक्वायरमेंट। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है सोर्स ऑफ, देखिए पावर रिक्वायरमेंट कितनी है, कंपनी को कितना केवी चाहिए अ, अपने प्रोसेस को चलाने के लिए, तो वो तो पावर रिक्वायरमेंट हो गई, ठीक है। एक हाउसिंग स्कीम होती है, उसको नॉर्मली कितना चाहिए होता है, पीएमटी की जो रिक्वायरमेंट होती है 250 केवी होता है एक एरिया के लिए। इसी तरह सोर्स ऑफ पावर, कोई कंपनी, हम जब कंपनी के पास विजिट करते हैं उनसे पूछते हैं कि भाई आपका सोर्स ऑफ पावर क्या है, आप कैसी किस कौन सी एनर्जी रिक्वायरमेंट है जो आप जिससे आप जो है अपनी ये पूरी कंपनी की पावर उसकी जो रिक्वायरमेंट है पूरी कर रहे हैं। तो बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि एक आध प्रोजेक्ट में मैंने देखा कि कुछ चाइनीज़ थे, क्यों नहीं शो हो रही है, कुछ चाइनीज़ थे, उन्होंने एक प्लांट लगाया और पता चला पीछे जो है वो कोयला जला के उससे अपनी पावर की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में हमें सोर्स ऑफ पावर उस कंपनी से पूछना होता है, कहीं वो कोयला जला के अपनी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहे, अगर पूरी करें तो फिर उसकी भी मिटिगेशन लेनी पड़ेगी उन्हें। और इसी तरह लेबर फोर्स कितनी इस्तेमाल होगी कंस्ट्रक्शन में और ऑपरेशन में, ये हम कैसे ऐड करेंगे, ऐड हो रहे हैं स्टूडेंट्स? सर ऐड नहीं होगा इसमें। नहीं ये रहे, अच्छा जी ऐड हो गए। फिर लेबर फोर्स कितनी है कंस्ट्रक्शन में और ऑपरेशन में, कंस्ट्रक्शन में कितने लोग इस्तेमाल होंगे
और ऑपरेशन में कितने लोग इस्तेमाल होंगे। हमारे दो ही इम्पैक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन, तो हम दोनों के लेबर फोर्स भी इसके अंदर डालेंगे। और आखिर में हम यहाँ लिखेंगे वेरिफिकेशन। ये वेरिफिकेशन जो है ये प्रोपोनेंट करेगा, आई डू solemnly affirm and declare that the information given above contained in the attached IEE और EIA is true and correct to the best of my knowledge। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे साइन, उसका नाम आएगा, उसका डेजिग्नेशन आएगा, डेजिग्नेशन ऑफ द प्रोपोनेंट विद ऑफिशियल स्टैम्प और सील। अब इसमें किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ ले, ये स्केड्यूल 5 इंपॉर्टेंट है, स्केड्यूल 4। सर ये अगर स्लाइडें हमें मिल जाए ग्रुप में शेयर कर दे या मुझे उसमें भेज दे मैं भेज व्हाट्सएप दूंगा, पे। मैं भेज दूंगा। सर ये जो लेबर फोर्स का आपने बताया, ये एट अ टाइम प्रोजेक्ट पे मौजूद होने या ओवरऑल प्रोजेक्ट टाइमिंग के अंदर ये पूरा देखिए, लिखना होगा? बिल्कुल ओवरऑल प्रोजेक्ट टाइमिंग के अंदर फर्ज किया। इसमें आपके कंस्ट्रक्शन के अंदर कितनी लेबर लग रही है वो डालेंगे, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट की हो या वो परमानेंट हो। इसी तरह ऑपरेशन के अंदर भी आप बाज़ दफ़ा लेबर हायर करते हैं तो उनके नंबर डाल देंगे, लेबर फोर्स कितनी आ रही है। सर मगर इस टाइम के ऊपर तो हम फिक्स क्वांटिटी नहीं बता सकते, क्योंकि कभी कभी टाइमिंग का इशू होता है तो हम एक्स्ट्रा लेबर भी उसमें लगा देते हैं। देखिए ये जो IEEI होती है ना, सारी प्रोपोज्ड होती है, इसमें कोई भी बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर्स तो आप नहीं दे सकते, लेकिन आपको एस्टिमेटेड पता होता है कि भाई अगर इतनी मंजिल बिल्डिंग बनेगी तो आपको पता होता है कि इसमें जो है 15 से 20 लेबर लगेगी। जैसे हमें मकान बनवाना होता है, अगर आपको मकान बनवाना है तो आपको अंदाज़ा, घर बनवाना है तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई मेरे घर के अंदर कितना कितना लेबर लगेगी, अंदाज़ा हो जाता है। जी सर, थैंक यू। हाँ, इसी तरह कंस्ट्रक्शन में जो भी कंस्ट्रक्शन करवा रहा होता है उसको अंदाज़ा होता है कि मेरी इतनी लेबर से मेरा काम चल जाएगा, और वो कितनी शिफ्ट करेगी, 2 शिफ्ट में काम करेगी, सिंगल शिफ्ट में काम करेगी, ये सब वो उसमें बताया जाता है। सर इसके इसी स्लाइड के अगर हम शुरू में जाएं प्लीज सर। जी जी, ये सीरियल नंबर कहाँ गया वो, ये 6th का अगर आप सर रिपीट करेंगे। मैं बताता हूँ। देखें alternate sites being considered। जब भी कोई IEEE EIA बनाई जाती है तो उसके अंदर साइट्स के ऑल्टरनेटिव लेने होते हैं, यानी हम मतलब एक ऑल्टरनेटिव्स का मतलब मुतबादिल। हाँ हाँ बिल्कुल। एक जगह पे हम उसी प्रोजेक्ट को सामने रख के, अगर वो साइट जो है ओके है तब तो हम उसको उसके लिए कोई ऑल्टरनेटिव नहीं लेंगे। लेकिन अगर साइट जो है किसी ऐसी एरिया में आ रही है जो कि रेजिडेंशियल एरिया है या कमर्शियल एरिया है या सेंसिटिव एरिया, तब हम उसके ऑल्टरनेटिव्स लेते हैं, यानी इस जगह पे प्रोजेक्ट नहीं लगेगा, हम दूसरी जगह पे प्रोजेक्ट लगाएंगे। ठीक है, यानी इंसान अपना मकान बनाता है, घर बनाता है अपना, तो वो भी ऑल्टरनेटिव्स रखता है जहन में। मिसाल दे रहा हूँ मैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। मिसाल के सर तौर वो पे तो है, बट ये बड़ी प्रोजेक्ट होगी ना, तो उसका देखिए, अल्टरनेट आपको किस तरह बिल्कुल पता बिल्कुल चलेगा? इनिशियल से ऑल्टरनेटिव आपने ये यहाँ होते पे हैं। देखिए इन्वेस्टमेंट की है, जहन, उनका आपने दो बिल्कुल जगह और बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट करना होगा, ये हाँ तो बड़े बिल्कुल लेवल पे होगा ना सर। बिल्कुल, वो तो क्या ये इन्वेस्टिंग करनी होती पॉसिबल है? है, बिल्कुल पॉसिबल है और ये लाजमी करना होता है। अच्छा, ठीक है, हमें भी जब सर कोई ये एक हम कमरे का प्रैक्टिकली हम ये सर कर भी चुके हैं। कैसे, हमें सर वो इशू आ रहा था ये पोर्ट कासम वाली साइड पे ना, वो गोडाउन का, हमारा गोडाउन पहले वहां था, कोल, जहाँ पे हम कोल्ड स्टोरेज है। दिन जब इशू लग रहा था कि भाई इशू हो रहा है, तो हमने 2 महीने बाद, यानी समझो प्रॉपर वर्क भी स्टार्ट नहीं हुआ था, 2 महीने बाद हम उसको जो है ना शिफ्ट करके परली तरफ ले आए, पोर्ट कासम के लेफ्ट हैंड पे हम ले आए। क्योंकि वहां फिर ऑपरेट नहीं होगा या वो प्रॉब्लम होता है। अच्छा सर, दूसरा क्वेश्चन, अगर जहाँ पे हमने अल्टरनेट जगह मतलब सेलेक्ट की है और हम एक जगह पे काम कर रहे हैं, वो सही से मतलब फुलफिल हो रहा है, तो क्या वो दोनों जगह की भी इसी तरह वो स्केड्यूल लेनी होगी? हाँ हाँ बिल्कुल, वो स्केड्यूल तो इसका सारा बनेगा, IEEC की सारी बनेगी उस जगह की। अच्छा ठीक ठीक है, है सर। लोकेशन का इम्पैक्ट भी होता है। ठीक है, और बाकी ये चीजें आपको बता चुका हूँ मैं। अल्टरनेटिव का तो नहीं बनेगा सर? किसका? अल्टरनेटिव का तो नहीं बनता है? क्या चीज? नहीं नहीं, ऑल्टरनेटिव का IEEE जमा होगा, EIE जमा होगा उसका। अच्छा, दोनों का जमा होगा? नहीं, दोनों का नहीं होगा, जिसका आप कितने जो आप होंगे? 3-4 होंगे तो होंगे सर। सबका IEEE की जो रिपोर्ट होगी उसके अंदर आप ऑल्टरनेटिव्स बताएंगे, ये जगह थी, हमने ये सिलेक्ट की, ठीक है सर, रिपोर्ट के अंदर बताएंगे। ठीक है सर, ठीक है ठीक सर। है,
हमें मोस्ट सुटेबल प्लेस ये लगी जिसपे हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। फिर स्केड्यूल 5 आ जाए। अब ये आ गया वही जो ऊपर हमने पढ़ा था। स्केड्यूल 5 इज अबाउट डिसीजन ऑन IEE। ये हम नहीं देते, मिसाल में ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी देती है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द प्रॉपर्टी ये वो खुद फाइल करेंगे। डिसीजन का मतलब ये है कि वो उस पर क्या डिसाइड कर रहे हैं, हमने जो फाइल किया है आया उसको एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। ठीक है, तो नेम एंड एड्रेस ऑफ द प्रॉपर्टी, उसका नाम और एड्रेस क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है प्रोजेक्ट की, उसकी लोकेशन क्या है, और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ IEE। आपने कब जो जो फाइल की गई है IEE जमा कराई गई है वो कब की है, ये डालना क्यों जरूरी है शहरियार? सर ये डालना इसलिए ज़रूरी है ताकि उसकी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और जी, ऑपरेशन एक्टिविटी तो को स्टार्ट कब स्टार्ट हो रही है, देख सकें। क्योंकि हम जो है अब मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगा। शेड्यूल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इज द पार्ट ऑफ IEE और EIA प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट कब स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पे हम डेट लिखते हैं। आफ्टर केयरफुल रिव्यू ऑफ द IEE द फेडरल एजेंसी हैज डिसाइडेड टू रिकॉर्ड्स इट्स अप्रूवल सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। यहाँ पे कंडीशन लिख देते हैं। और या फिर क्या करेंगे, दैट द प्रोपोनेंट शुड सबमिट एन EIA ऑफ द प्रोजेक्ट फॉर द फॉलोइंग रीजन। ये है कि भाई अगर IEE इसकी नहीं होनी थी तो प्रोपोनेंट उसको EIA जमा कराए। ये दूसरा केस है। यहाँ पे डेट आ जाएगी और उसका ट्रैकिंग नंबर आ जाएगा। ट्रैकिंग नंबर जो है ये फेडरल एजेंसी का अपना होगा जिससे वो फाइल को ट्रैक करेंगे। यहाँ पे DG लिख दिया और फेडरल एजेंसी। ठीक है, ये DG की स्टैम्प सील आ गई। और दिस इज आवर स्केड्यूल 6। ये बिल्कुल सेम उसी तरह है, लेकिन यहाँ पे फर्क क्या है, वो IEE के लिए था और ये EIA के लिए। यहाँ पे वही चीज़ आ जाएगी। और आखिर में उसकी यहाँ लिखा है टू रिजेक्ट द प्रोजेक्ट बीइंग कॉन्ट्ररी टू इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स फॉर द फॉलोइंग रीजन। 3 ऑप्शन है, अप्रूवल दे, ठीक है, या EIA के अंदर मॉडिफिकेशन करें, या फिर उसको क्या करें, रिजेक्ट कर दे। रिजेक्ट द प्रोजेक्ट। सर ये स्लाइड लाजमी भेज देनी है प्लीज। हाँ ये भेजूंगा, लाजमी लाजमी। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन है उसके पास। अप्रूव करें प्रोजेक्ट को, DG साहब अप्रूव करें, या प्रोपोनेंट से कहें कि भाई इसके अंदर ये मॉडिफिकेशंस करें रिपोर्ट के अंदर या प्रोजेक्ट के अंदर, या फिर उसको रिजेक्ट कर दे। तीनों ऑप्शन है। स्केड्यूल 6, स्केड्यूल 7 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्केड्यूल 7 और हमारे यहाँ ये साथ नहीं लगता नॉर्मली, हालांकि इट मस्ट बी इन ईच एंड एवरी IEE और EIA रिपोर्ट। ये होना चाहिए अंडरटेकिंग। ये इसको बंद कर लें, स्लाइड इसको क्या नाम है साइड वाले को, उस्मान, ये कौन है उस्मान? जी सर। ठीक है ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या आएगा, आई फुल नेम एड्रेस एज अ प्रोपोनेंट फॉर द नेम डिस्क्रिप्शन एंड लोकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। नाम क्या है प्रोजेक्ट का, ठीक है, डिस्क्रिप्शन क्या है, साइमा फर्ज क्या, साइमा रेजिडेंसी या नाम आ गया, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, ठीक है, प्रोजेक्ट किस किस पर्पस के लिए, और उसके बाद उसकी लोकेशन क्या है, नॉर्थ नाजमाबाद है या कोरंगी एरिया जो भी है। डू हेयर बाय सॉमनली अफर्म एंड डिक्लेयर दैट आई फुली अंडरस्टैंड एक्सेप्ट द कंडीशन। ठीक है, जो अप्रूवल में आएगा मैं उसको जो है वो अंडरटेक करता हूँ। फिर यहाँ पे जब हम अंडरटेकिंग देते हैं वो, तो उसके साथ उसके 2 विटनेसेस भी आते हैं, उसके फुल नेम एंड एड्रेस के साथ। और ये अगेन सिग्नेचर, नाम और डेजिग्नेशन के साथ आएगा प्रोपोनेंट की। स्केड्यूल 8 में क्या है, ये स्केड्यूल 8 जो है रजिस्टर होता है, जो मैंने पहले आपसे डिस्कस किया था। ये रजिस्टर होता है जो कि सीपा या बीपा या पीपा जो है खुद मेंटेन करती है। उनका ट्रैकिंग नंबर होता है, उसकी कैटेगरी होती है। कैटेगरी टाइप क्या है, मतलब स्केड्यूल 1 में, स्केड्यूल 2 में, यानी IEE या उसकी EIA हुई है। नेम ऑफ द प्रोपोनेंट, नाम क्या है प्रोपोनेंट का। इसी तरह टाइम बहुत कम रह गया। डिस्क्रिप्शन क्या है, लोकेशन क्या है, प्रोजेक्ट कैपिटल कॉस्ट कितनी है, उसकी कॉस्ट कितनी आई है, और डेट ऑफ रिसीप्ट क्या है, डेट ऑफ कंफर्मेशन क्या है, डेट ऑफ अप्रूवल क्या है, कंडीशन ऑफ अप्रूवल क्या है, डेट ऑफ अंडरटेकिंग क्या है, डेट ऑफ एक्सटेंशन क्या है, पीरियड ऑफ एक्सटेंशन क्या है, और कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट करेगी कंपनी,
और कंफर्मेशन ऑफ कंप्लायंस की डेट क्या होगी, ये सारी चीज़ें डाल के डेट ऑफ कैंसिलेशन इफ एप्लीकेबल ये भी डाल देते हैं उसके ऊपर। डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स, कब कब इसने मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स जमा करानी है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। ये तो ये हमने पूरा IEEE EIA रेगुलेशन